जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके के जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं वो मगध साम्राज्य और महाजनपद से। आपको पता होगा 16 महाजनपद थे, उन्हीं से संबंधित कुछ क्वेश्चन होगा और मगध साम्राज्य से जुड़े हुए क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज उस क्वेश्चन को हम देखेंगे एक एक करके और आप मेरे साथ इसको पढ़ना जरूर। और जब कभी भी आपको समय हो तो इस वीडियो को खोल के आप जरूर देखना, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो आप एक एक करके इस क्वेश्चन को देखना और कमेंट करके हमें बताना जो आप हमसे क्या चाहते हैं, किस तरह के क्वेश्चन चाहते हैं। तो एक एक करके इस क्वेश्चन को आप देखें। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। आधुनिक देवनागरी लिपि, आज जो हम देवनागरी में लिखते हैं हिंदी, उसका प्राचीन रूप क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, खरोष्ठी, ब्राह्मी, देवप्री और पाली। तो आधुनिक देवनागरी का जो प्राचीन रूप है वो है कौन सा? पाली। याद रखना, पाली आधुनिक देवनागरी का लिपि है। पहला आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में प्राचीन भारत में गणतंत्र कहाँ था? इनमें से किस क्षेत्र में गणतंत्र था? किस महाजनपद में गणतंत्र स्थापित था? ऑप्शन दिया हुआ है शाक्य, लिच्छवी, उपरोक्त दोनों में, कहीं भी नहीं। तो पहले राजतंत्र हुआ करता था, ये आपको पता है, लेकिन शाक्य और लिच्छवी में दोनों जगह गणतंत्र था। गणतंत्र मतलब जनता ही अपनी शासक को चुनती थी। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, ए और बी, इसलिए सी आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। शाक्य कपिलवस्तु और लिच्छवी जिसको आज का वैशाली कहते हैं, ये बिहार में। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, यानी सी आंसर आपका सही होगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्न में से कहाँ राजतंत्र था? कहाँ पर राजतंत्र था? कौशाम्बी, मगध, कौशल, उपरोक्त सभी। कहता है इन क्षेत्रों में, इस महाजनपद में कहाँ पर क्या था? राजतंत्र। तभी मैंने बताया कि पहले महाजनपद में राजतंत्र हुआ करता था और 2 क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर मैंने बताया शाक्य और लिच्छवी, जहाँ पर गणतंत्र था, तो और बाद बाकी क्या था? राजतंत्र ही था। तो इन सभी में कौशाम्बी हो, मगध हो, कौशल हो, इस सब में क्या था? राजतंत्र था। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। उपरोक्त सभी, इसमें क्या था? राजतंत्र था। तो डी ऑप्शन के साथ हम लोग चलेंगे। तीनों जगह कौशाम्बी, मगध, कौशल और भी जो महाजनपद थे शाक्य और लिच्छवी को छोड़ करके, तो वहां पर गणतंत्र था, बाद बाकी सब जगह राजतंत्र था। तो डी आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? मगध के राजा अजातशत्रु, इनका किस गणराज्य के साथ एक दुश्मनी चलता था? वो कौन सा गणराज्य था जहां पर हमेशा इनके साथ दुश्मनी चलता था? तो है ऑप्शन वैशाली, कपिलवस्तु, दोनों के साथ, किसी के साथ नहीं। तो मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो वैशाली। तो बी, ए आंसर आपका सही है, वैशाली के साथ। तो ए के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका एक शासन था? उत्तर भारत में किस राजवंश का शासन था जब सिकंदर ने भारत पर हमला किया था? तो पहला है नंद, दूसरा है मौर्य, तीसरा है सुंग और कन्नब। तो नंद वंश का शासन था उस समय। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये आंसर आपका सही होगा। नंद वंश का शासन था जब सिकंदर ने उत्तर भारत पर हमला किया था। तो उत्तर भारत के राज्यों में, राजवंशों में से किसका शासन था? तो नंद वंश का शासन था। तो ए आंसर आपका सही होगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध, ये बहुत ही फेमस है, आप लोग जानते होंगे। वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया? वितस्ता का युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य एवं शल्युकस, घनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य, पोरस एवं सिकंदर, सिकंदर एवं आम्भी। तो पोरस और सिकंदर के बीच आपको पता है वितस्ता का युद्ध झेलम नदी के किनारे, जिसमें क्या हुआ था? पोरस हार गया था, सिकंदर जीता था, लेकिन फिर भी सिकंदर आगे की ओर नहीं बढ़ा और वहां से वो वापस मुड़ जाता है, वापस अपने अपने प्रदेश चला जाता है। तो वितस्ता का युद्ध पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था। तो सी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, सिकंदर भारत को जीतते बिना यहाँ से वापस क्यों लौट गया? अभी मैंने चर्चा किया था कि सिकंदर भारत से
भारत को जीते भी ना, जबकि वो पोरस को हरा दिया था, लेकिन यहाँ से वापस क्यों लौट गया, का क्या कारण है? भारतीय नरेशों की बहादुरी के कारण। सिकंदर काफ़ी समय से बाहर था, उसके सैनिक लंबे समय से अपने देश से निकले होने के कारण थक गए थे, इस कारण उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अब भारत, अगला ऑप्शन है, भारत उसे वीरान एवं गरीब लगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये ऑप्शन आपका सही है कि उसे सी, उसके सैनिक लंबे समय से अपने देश से निकले होने के कारण थक गए थे, इस कारण उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और भारत की ओर आगे नहीं आ पाया। इसलिए सी आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में सिकंदर की सफलता के कारण क्या कारण था? तो भारत में सिकंदर की सफलता का क्या कारण था? वह शक्तिशाली था, भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी, वह अच्छा शासक था, उसे भारतीय शासकों ने सहायता दी। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। तो भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी, तो बी आंसर आपका सही होगा। भारत में सिकंदर की सफलता का कारण क्या था? भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी, तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, गंधार कला शैली एक संश्लेषण है। गंधार कला शैली एक संश्लेषण है किसका? भारतीय और पारसी कला। संश्लेषण मतलब होता है मिश्रण। गंधार कला शैली में कौन कौन सी शैली मिक्स है? तो यहाँ पर दिया हुआ है भारतीय एवं फारसी कला, भारतीय एवं चीनी कला का, भारतीय तथा तुर्की अफगानी कला का, भारतीय तथा यूनानी कला का। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भारतीय तथा यूनानी कला को हम क्या कहते हैं? गंधार कला कहते हैं। तो डी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भारतीय तथा यूनानी कला, ये दोनों मिल करके क्या बनता है? गंधार कला। तो डी आंसर आपका सही होगा। डी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला विदेशी कौन था? ऑप्शन है साइरस, डेरियस प्रथम, अग्रमीज, जेरेक्सस। तो भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला विदेशी साइरस, ये आंसर आपका सही होगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। ए के साथ यहाँ पर आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, बिंबिसार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को पहचानना है। कौन सा कथन गलत है? कहता है उनका राज्यारोहण उसकी उम्र में 15वें वर्ष में हुआ। जब वो 15 साल के थे तभी उनका राज्यारोहण हुआ था, राजा बने थे। महावंश से किताब है, महावंश के अनुसार उन्होंने 28 वर्षों तक शासन किया, जबकि पुराणों के अनुसार 52 वर्षों तक शासन किया। तीसरा ऑप्शन है उन्होंने गिरिब्रज की जगह राजगिरी को मगध की राजधानी बनाया। और जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र के अनुसार वह जैन था। तो बिंबिसार के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो बी आंसर आपका सही होगा। यहाँ पर उन्होंने 28 वर्ष की आयु में वर्षों तक शासन किया, जबकि पुराणों के अनुसार 52 वर्ष तक। ये बात गलत है, तो बी आंसर आपका सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अजातशत्रु के बारे में फिर से कौन सा कथन असत्य है? उसने बिंबिसार की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। दूसरा ऑप्शन है साम्राज्य विस्तार के लिए उन्होंने अपना पहला युद्ध वैशाली के विरुद्ध लड़ा। तीसरा ऑप्शन है उसने 493 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व के बीच शासन किया। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। यही बात उस पर लागू नहीं होता। साम्राज्य विस्तार के लिए उन्होंने अपना पहला युद्ध वैशाली के साथ लड़ा था। तो ये बी आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, आगे दोस्तों मैं फिर एक बार याद दिलाता चलूँ आपको, यदि आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या रेलवे की कोई भी परीक्षा हो, एनटीपीसी या ग्रुप डी की, बैंक से संबंधित, बैंक पीओ और क्लर्क या स्टेट लेवल का कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम आप यदि देते हैं तो आप जरूर झा एग्जाम पेज से जुड़िए, अपने दोस्तों को बताइए ताकि हमारा हौसला बने और हम और अच्छा क्वेश्चन लेकर के आएँ। हमारी टीम मेहनत करती है, ये निःशुल्क सेवा है, हम लोग फ्री में इस तरह का बच्चों की मदद करते हैं। तो आप ज़रूर इसका लाभ उठाएं, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
ताकि हमारा भी मेहनत सार्थक हो सके। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके हमें बताना कि आप हमसे क्या चाहते हैं, हम उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से आपका कमेंट ही हमारा मार्गदर्शन होगा, तो हम उसी दिशा में उसी तरह के क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो हम लेते हैं फिर अगला प्रश्न, देखते हैं हम। कहता है, बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? कहता है, बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक बिंबिसार का राज्य वैद्य कौन था? जीवक को किस राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? तो यहाँ पर ऑप्शन है कौशल, अंग, अवंती और वैशाली। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जीवक को किस राज्य की राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? कौन? बिंबिसार। तो यहाँ पर निश्चित रूप से अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए बिंबिसार ने अपना चिकित्सक, अपना राज्य वैद्य जीवक को भेजा था अवंती के राजा के इलाज करने के लिए। तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने अति को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? अवंती, यहाँ पर अति नहीं है, अवंती लिखो, यहाँ पर छूटा हुआ है थोड़ा सा। अवंती को जीतकर, अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। तो ऑप्शन है अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग और महापद्मनंद। तो निश्चित रूप से सी आंसर आपका सही होगा। शिशुनाग। निम्नलिखित में से किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? तो शिशुनाग। तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, शिशुनाग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो शिशुनाग के संबंध में कौन सा असत्य है, ये पहचानना है आपको। तो कहता है, शासक बनने के पूर्व वह मगध का अमात्य था। अमात्य एक मंत्री को कहा जाता था उस समय। दूसरा ऑप्शन है, उसके शासन काल में कौशल, वत्स, अवंती, कौशाम्बी मगध साम्राज्य के 4 प्रमुख प्रदेश थे। तीसरा, उसने वैशाली को मगध साम्राज्य की राजधानी बनवाया। और चौथा ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो शिशुनाग के संबंध में कौन सा असत्य है? तो यही बात असत्य है, उसने वैशाली को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। तो ये बात, मगध साम्राज्य की राजधानी वैशाली कभी नहीं रही। तो सी आंसर आपका सही है। सी के साथ आप लोग चलेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक उत्तर वैदिक काल का प्रमुख जन नहीं था? प्रमुख जन नहीं था उत्तर वैदिक काल में। तो कुरु, पंचाल, विदेह और भरत। तो निश्चित रूप से यहाँ पर विदेह उस समय उत्तर वैदिक काल में नहीं था। तो सी आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, पुराणों के अनुसार हर्यक वंश के शासकों में तीसरा प्रमुख शासक हुआ था। हर्यक वंश में तीसरा प्रमुख शासक कौन हुआ था? तो ऑप्शन है उदयन, दर्शक, क्षेमधर्मन, नंदीवर्मन। तो पुराणों के अनुसार हर्यक वंश में जो तीसरा प्रमुख शासक था वो था दर्शक। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी आंसर आपका सही हो जाएगा, दर्शक। पुराणों के अनुसार, पुराण पर के मतानुसार हर्यक वंश का तीसरा सबसे बड़ा शासक, प्रमुख शासक था, वो कौन था? दर्शक। बी आंसर आपका सही होगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, बिंबिसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में साम्राज्य विस्तार की प्रवृत्ति का विकास होता है? तो बिंबिसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में साम्राज्य विस्तार की प्रवृत्ति का विकास होता है? तो पूर्वी भारत, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत और पश्चिमोत्तर भारत। तो निश्चित रूप से बी, उत्तरी भारत। बी के साथ हम लोग चलेंगे, उत्तरी भारत। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मगध साम्राज्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन कहता है, पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की। दूसरा है, महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया, सर्व छत्रांतक और एकाराट की उपाधि ग्रहण की। तीसरा ऑप्शन है, गिरिब्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्रा, वैशाली क्रमशः इनकी 4 राजधानियां बनी। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। तो डी आंसर आपका सही होगा। डी के साथ हम लोग चलेंगे। तो डी के साथ डी आंसर आपका सही होगा। यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। अगला है, कहता है, निम्न में नीचे कुछ शासकों और उनके पिता का युग्म दिया गया, इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित है?
कौन सा सही सुमेलित है? ये शासक है, ये उनके पिता हैं। तो इनमें से कौन? उदयन, बिंबिसार, शिशुनाग, कालाशोक, गणानंद, अग्रसेन, प्रद्योत, पुनीक। तो यही ऑप्शन सही है, प्रद्योत पुनीक, उनका पिता का नाम पुनीक। तो ये आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? नंद वंश के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? बिल्कुल। तो कहता है पहला, इसकी स्थापना ईसा पूर्व 3री सदी में महापद्म नंद ने की। तो कौन सा कथन सत्य है? महापद्म नंद ने की। दूसरा है, बौद्ध साहित्य के अनुसार घनानंद इस वंश का अंतिम शासक था। तीसरा ऑप्शन है, नंदों के समय कुरु, पंचाल, काशी, इक्ष्वाकु, मिथिला, है, अस्मक आदि अन्य स्वतंत्र राज्य थे। चौथा, इनमें से कोई नहीं। नंद वंश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये कथन बिल्कुल सत्य है कि बौद्ध साहित्य के अनुसार घनानंद इस वंश का अंतिम शासक था। तो बी आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई? ये भी फेमस क्वेश्चन है, पूछा गया। सिकंदर के मृत्यु से संबंध में कौन सा जगह फेमस है? पाटला, तक्षशिला, बेबीलोन, जेड्रोसिया। तो सिकंदर की मृत्यु कहा जाता है बेबीलोन में हुआ। तो सी आंसर आपका सही होगा। तो सी के साथ चलेंगे। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुआ था? बेबीलोन में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का परिणाम नहीं था? सिकंदर के आक्रमण की वजह से क्या नहीं हुआ था? इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच में प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। इस आक्रमण ने पूर्वोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सी ऑप्शन है, सिकंदर अनेक भौगोलिक खोजों के लिए उत्तरदायी था। यह भी बात सही थी। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। उन्होंने भारत को, ये बात तो नहीं है, उन्होंने भारत को यूनान की रियासत बनाया। तो डी ही ऑप्शन सही होगा। कहता है सिकंदर के आक्रमण का परिणाम नहीं था, सिकंदर कभी भारत को जीत नहीं पाया, तो भारत को यूनान का रियासत नहीं बनाया, तो बनाया, ये बात ऑप्शन दिया हुआ है। तो डी आंसर ही सही होगा। ये सिकंदर के संदर्भ में ये लागू नहीं होता है। तो डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कल्पसूत्र की रचना की? तो कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है? भद्रबाहु। तो यही आंसर आपका सही होगा। कल्पसूत्र की रचना कौन किया था? भद्रबाहु ने। तो ए आंसर आपका सही होगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग में एक सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर अंग, ये महाजन पद है। विजय, बिंबिसार, वैशाली विजय अजातशत्रु, अवंती विजय शिशुनाग, सुरसेन विजय कालाशोक। तो यही आपका डी आंसर आपका सही नहीं है। तो डी के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, यूनानी स्रोतों में अग्रमीज और जनेंद्रमीज मगध के किस शासक को कहा जाता है? अग्रमीज और जनेंद्रमीज किसको कहा जाता है यूनानी स्रोतों के अनुसार? यूनानी जो स्रोत है इतिहास के, उसके अनुसार अग्रमीज और जनेंद्रमीज मगध के किस शासक को कहा जाता है? तो घनानंद को याद रखना, घनानंद को कहा जाता है अग्रमीज और जनेंद्रमीज। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। डी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से अश्वघोष की रचना है। निम्न में से अश्वघोष की रचना कौन सी है? तो अश्वघोष की रचना इसमें से कौन सी है? बुद्धचरित, यह भी लिखा, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण। तो ये तीनों किताबें उन्हीं की लिखी हुई है, अश्वघोष की। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। बुद्धचरित, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। डी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, राजा बनने के पूर्व वह अंग का राज्यपाल था। एक पहली टाइप क्वेश्चन है, आप इसको समझो। राजा बनने के पहले वो अंग का राज्यपाल था और उसने कुनिक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कुनिक के नाम से। यह कथन मगध के किस शासक से संबंधित है? तो किस शासक से? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और शिशुनाग। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। अजातशत्रु जब वो राजा बना था उस समय वो अंग प्रदेश का क्या था? राज्यपाल था और उसे कुनिक के नाम से जाना जाता था। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य
तीनों के समकालीन नहीं था। इनमें से कौन समकालीन नहीं थे? तो ये आपका ऑप्शन है बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसेनजीत। तो तीन एक समय के थे, बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत। मिलिंद नहीं थे। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग चलेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर लेकर के आएंगे कुछ नए सवाल नए वीडियो में। तब तक इस क्वेश्चन को दिन रात पढ़ के आप इसको कंठाग्र करें। पेपर में आता है इस तरह के क्वेश्चन और बार बार ये पूछा गया इसमें से क्वेश्चन, तो आप इसे ज़रूर देखें, ज़रूर याद करें। आज बस इतना ही। हम फिर लेकर के आएंगे नए वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।